स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज आपको बताएंगे कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए आपको कितना करना होगा इंतजार। ब्रिटेन के पीएम ने 26 जनवरी के परेड में शामिल होने से क्यों किया इनकार, और मुरादनगर में त्यागी की कमीशन खोरी की पूरी कुंडली और ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों में क्रिकेटर कैसे हुआ शुमार। पूरे देश को जिस वैक्सीन का इंतजार था वो इंतजार 7 दिन बाद खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय 13 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर सकता है। देश को दो कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद सवाल था कि आखिर कब से टीकाकरण शुरू होगा। इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिनों के अंदर ही देश में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 जनवरी से लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 जनवरी तक दोनों टीकों के इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिल गई थी। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन की तारीख को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के हेल्थ वर्कर्स से कहा कि उनके पास 5 से 7 दिन हैं, तैयारी पूरी कर लें। अब आपके पास कुल 5-7 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए जो भी होमवर्क करना है या पहले कर लें। देखिए, क्रम जो भारत सरकार ने तय किया है, इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। सबसे पहले वैक्सीन 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन और एसेंशियल वर्कर्स और 27 करोड़ उन बुजुर्गों को दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और जो कई बीमारियों से घिरे हैं। इसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। सभी को वैक्सीनेशन के लिए कोविन नाम के ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने ब्रिटेन को संकट में डाल दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ब्रिटेन में लॉकडाउन 2.0 लगाना पड़ा है। ब्रिटेन सरकार के हेल्थ एक्सपर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट को खतरे की घंटी बताया था। नए वेरिएंट के चलते मौत में 20% का इजाफा हुआ है। इसी के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन की ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार बंद है, हर शहर में लॉकडाउन है। ब्रिटेन नए कोरोना की जंजीरों में लॉक हो गया है। एक हफ्ते में ब्रिटेन में रोज 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यवस्था चरमरा गई है। ब्रिटेन में लॉकडाउन लगने से भारत सहित दुनिया के तमाम देश टेंशन में हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी को भारत आने का अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि नए स्ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें मिलकर और भी कदम उठाने होंगे। इंग्लैंड में हम कोरोना के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठा रहे हैं। ब्रिटेन की तरह अमेरिका की हालत भी खराब है। अमेरिका में कल 1.5 लाख नए केस रजिस्टर हुए। कोरोना का वहाँ कितना खौफ है, इसका अंदाजा लॉस एंजलिस की इन तस्वीरों से लगा लीजिए। लॉस एंजलिस के डॉजर स्टेडियम के अंदर और बाहर हजारों की संख्या में लोग कोरोना का टेस्ट कराने पहुंचे हैं। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रात भर अपनी गाड़ियों में बैठकर टेस्ट के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में जो लोग पहले कोरोना को मजाक में टाल रहे थे, अब उनकी रातें सड़क पर कट रही है। देश में अब बर्ड फ्लू का संकट भी गहराता जा रहा है। 6 राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू के केस रजिस्टर हुए हैं। केरल में बतख और मुर्गियों को मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं राजस्थान में खास एहतियात बरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वहीं हरियाणा, झारखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के 33 में से 16 जिलों में बर्ड फ्लू के केस रजिस्टर हुए हैं। मंगलवार को 200 पक्षी के मरने की खबर मिली, जबकि अब तक राजस्थान में कुल 625 पक्षियों की मौत हो चुकी है।
11 जिलों के 86 सैंपल में H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म मालिकों को अलर्ट कर दिया गया है। तो हमने हमारे विभाग और वन विभाग को एक संयुक्त टीम बना के और पूरे प्रदेश को अलर्ट किया है। केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल में 2 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कोट्टायम जिला प्रशासन ने माना कि एक बत्तख फार्म में बर्ड फ्लू वायरस मिला है। इसकी वजह से यहां 1700 से ज्यादा बत्तख मर चुकी है। अलपुल जिले के कुछ फार्म में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अंडे समेत सभी नॉन वेज प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कम से कम 8 जिलों में भी अचानक पक्षियों की मौत की खबरें आई है। इसमें ज्यादातर कौवे ही थे, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जिन पक्षियों की मौत हुई है उन्हें डिस्पोज करने के लिए सही तरीके नहीं अपनाए गए। शाहजहांपुर में तो सरकारी कर्मचारियों ने मरे हुए कौवे को सड़क किनारे फेंक दिया। मुर्गी वगैरह पालते हैं, कुछ भी बर्ड्स पालते हैं, उन लोगों को आइसोलेशन में रखना चाहिए और जो है अगर बर्ड फ्लू होता है तो उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर, इंदौर, मंदसौर, सीहोर, नीमच जैसे जिलों में पक्षियों की मौत हुई है। इसके साथ ही आगरमालवा, खंडवा, उज्जैन तक में बर्ड फ्लू पहुंच गया है। यूपी का बुलंदशहर जूते की जाति को लेकर हुए बवाल की वजह से सुर्खियों में आ गया है। एक दुकानदार पर आरोप है कि वो जिस जूते को बेच रहा था उन जूतों पर ठाकुर शब्द लिखा हुआ था। कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए तो हटा देने है, क्यों ना हटाए देना फिर वीडियो तो ये अरे तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रख के जूते तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर बना रहे हम कोई वो थोड़ा ही है, मैं बना रहा हूँ जूते को तो लेके क्यों आया तो? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इस जूते की बिक्री हो रही थी। जूते पर ठाकुर लिखा था। खरीदने वालों ने देख लिया, वीडियो वायरल हो गया और अब बवाल मचा है। कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए तो हटा देने है, क्यों ना हटाए देना फिर वीडियो तो ये अरे तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रख के जूते तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर बना रहे हम कोई वो थोड़ा ही है, मैं बना रहा हूँ जूते को तो लेके क्यों आया तो? जूते बेचने वाले का नाम नासिर है, जिसने शिकायत दर्ज करवाई। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में टाउन स्कूल के पास नासिर जूते बेच रहा था। कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान जूते के सोल पर ठाकुर लिखा मिला। जिस युवक ने शिकायत दर्ज करवाई वो नासिर के दुकान पर जूते खरीदने के लिए गया था। तभी उसने देखा कि उसकी दुकान के कई जूतों के नीचे जाति सूचक शब्द लिखा हुआ था। अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया। अब नासिर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जूते को नासिर कहां से लेकर आता था और जूते बनाने वाली कंपनी का नाम और पता क्या है। विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलावटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में तीसरा पक्ष नासिर का परिवार है और लोगों का कहना है कि नासिर बेकसूर है। उसे तो पता तक नहीं कि जूते पर क्या लिखा है और क्या नहीं। वो तो मजदूर है, ऐसे रोज के खाना कमाने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है, इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। अब नासिर के परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी कहती है एक ही कमाने वाला है, उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई। नासिर बग्घी चलाने का काम करता था और खाली समय में
सड़क के किनारे जूता बेचा करता था, लेकिन इस बवाल और विवाद के बाद अब सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही निर्देश दिया गया था कि जो भी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस चालान काट ही रही थी, लोगों को समझा ही रही थी कि नया विवाद सामने आ गया। फिलहाल पुलिस सबसे पहले उस कंपनी की तलाश में है जो इस जूते का प्रोडक्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर रोज ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आक्रामक होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता के महारथी उन्हें छोड़कर पार्टी से बाहर जा रहे हैं। मंगलवार को ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में शुक्ला ने कहा कि वो खेल को ज्यादा समय देना चाहते हैं और विधायक पद पर बने रहेंगे। शुक्ला ने इस्तीफे की कॉपी राज्यपाल को भेजी है। साथ ही ये भी लिखा है कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे से लगा झटका पार्टी नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। कोई सुना नहीं रहता, जो जगह खाली है वो भर्ती हो जाएगा। अगर वो छोड़ते हैं पार्टी तो उसको मुकाबला होगा। हम तो चाहेंगे कि वो ना छोड़े। उधर तृणमूल कांग्रेस की विधायक वैशाली डालमिया ने भी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। वैशाली डालमिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्टी में काम करने की आजादी नहीं है। पार्टी को जो खोखला कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग ही बेईमान आदमी है। देखिए, जब भी कोई पद उनके पीछे लगा जाता है, जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला जी ने अभी पद छोड़ दिया, तो उनके अगेंस्ट में ये फेसबुक में कितना बैड थिंग्स आर बीइंग रिटन। हाँ, ये कौन है भाई आप लोग कि आप लोग लिख रहे हैं ये सब? पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला हावड़ा उत्तर से विधायक हैं और ममता सरकार में वो खेल मंत्री थे। ममता ने उन्हें हावड़ा जिला अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन शुक्ला ने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब बात किसानों की। 7 दौर की बातचीत के बाद अब किसान नेता आंदोलन को और तेज करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कल किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पर भी ट्रैक्टर परेड की योजना है। किसान नेताओं और सरकार के बीच बना गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हुई। किसान संगठनों के मुताबिक सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी करके ही नहीं आई थी, जबकि सरकार कह रही है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई और 8 जनवरी को होने वाली बातचीत में हल निकलने की उम्मीद है। यही वजह है कि किसान अपने आंदोलन को तेज करने में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च की कॉल दी थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम को देखते हुए इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। अब किसान कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये मार्च सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी की तरफ निकलेगा। ट्रैक्टर मार्च से किसान शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। 7 तारीख को जो दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, उस पे ट्रैक्टर मार्च होगा। जाएंगे, मिड पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे, वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। वो एक छोटी सी झलकी है जो रिपब्लिक डे पे किसान अपने गणतंत्र को मनाने के लिए जो ट्रैक्टर की परेड सोच रहे हैं, उसकी एक छोटी सी झलकी, छोटी सी रिहर्सल, छोटा सा ट्रेलर है। किसान मोर्चे ने अपने पहले के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाएंगे। 18 जनवरी को स्त्री किसान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं हिस्सा लेंगी। 23 जनवरी को अलग अलग राज्यों के गवर्नर हाउस का घेराव होगा। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। इस बीच पंजाब के बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मोदी से मुलाकात करने वालों में पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जानी और हरजीत सिंह ग्रेवाल शामिल थे। हमारे बड़ी बातें थी, पुरानी बातें की उन्होंने हमारे साथ, और बहुत अच्छा व्यवहार जो है उनका है। और किसानों के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में पता है। ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी चीज की बताने की आवश्यकता होती है। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को अगली बैठक होगी। किसान मोर्चा 8वें दौर की इस बातचीत को निर्णायक मान रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच आज यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए बड़े मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 3 महीने तक चलने वाले इस मिशन का टारगेट है किसानों की इनकम को 2 गुना करना। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 11 बजे लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में 15,000 किसानों के हिस्सा लेने का अनुमान है। इस तरह के मेले पूरे यूपी में आयोजित किए जाएंगे।
किसान कल्याण मिशन के तहत 7,500 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। यूपी के हर जिले से 100 प्रगतिशील किसानों की पहचान की जाएगी। इन 100 किसानों को रोल मॉडल के रूप में चुना जाएगा। किसानों को सम्मानित करके उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मेलों में किसान क्रेडिट कार्ड हाथों हाथ जारी किए जाएंगे। पीएम किसान निधि की किश्त नहीं मिलने की समस्या का समाधान किया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच किसान कल्याण मिशन शुरू कर रही यूपी सरकार का कहना है कि ये किसानों के सम्मान का मिशन है। किसानों के सम्मान में विशेष तौर से जो भाव है वह प्रकट किया जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्नदाता है उसकी जो कोई जायज़ शिकायत है सरकार उसको सुनी भी है, पहले भी, आगे भी सुनेगी और उसके आधार पर समाधान निकालेगी। लेकिन जो कृषि का कानून है, जो बनाया 3 कानून आए हैं, वो देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए है। उसमें एक राज्य 2 राज्य को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया। फिर भी अगर उनको कोई ध्यान में आता है कि हाँ इसमें कोई कमी रह गई है तो सरकार दरवाजे खुले रखी हुई है कि अन्नदाता आएँ, हम बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। सीएम योगी अपने मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि वह सभी जिलों में किसान सम्मेलनों में शामिल हों। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार अजय त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। अजय त्यागी ने कबूल किया है कि ठेकों के बदले अफसरों को वो 28 से 30% तक कमीशन देता था। अजय त्यागी की गिरफ्तारी से शमशान घाट के भवन को बनाने में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसका पर्दाफाश हुआ है। अजय त्यागी ने कैमरे के सामने कबूल किया कि वो 28 से 30% तक अधिकारियों को कमीशन देता था। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। 1 मिनट जान ईओ को गया था क्या? ईओ यानी अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत और करप्शन की वजह से 25 लोगों की जान गई। इस करप्शन के बलबूते ही अजय त्यागी गाजियाबाद नगर निगम से हर साल 20 से 25 करोड़ का टेंडर उठाता था। अधिकारियों को कमीशन खिलाकर नक्शा और बिल पास करवाता था। अजय त्यागी ने नगर निगम में 3 फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराया था। अफसरों से अजय त्यागी की साठगांठ की वजह से उसके किसी न किसी फर्म को ठेका मिल जाता था। लेकिन अब अजय त्यागी के सारे कामों की जांच की जाएगी। ठेका मिलने से लेकर मटेरियल के इस्तेमाल तक और नक्शा पास कराने से लेकर बिल पास कराने तक जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बड़ी जांच का आयोजन किया जाएगा जिसमें गहनता से विश्लेषण किया जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसमें जिम्मेदार थे। पूरा लैब टेस्ट किया जाएगा जो भी मटेरियल उसमें लगा हुआ था। ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैकलिस्ट करते हुए गाजियाबाद के डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर सवाल पूछा गया है कि सितंबर में ही 50 लाख के ऊपर के निर्माण कार्य की फिजिकली जांच करने का जब निर्देश दिया गया था फिर चूक कैसे हुई। कश्मीर 3 दिनों की बर्फबारी से बेहाल है। भीषण बर्फबारी से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो चुका है। उधर मनाली सोलंग नाले के बीच कई टूरिस्ट भारी बर्फबारी में फंस गए हैं। सर्दी का चरम बर्फबारी है और पहाड़ों की सुंदरता का चरम भी यही बर्फबारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। बर्फ ने पहाड़ों को आगोश में ले लिया है। पर्यटकों के चेहरे चमक रहे हैं। लेकिन यही बर्फबारी कई जगह पर टूरिस्ट के लिए आफत भी बन गई है। आसमान से बर्फ गिर रही है। नीचे सड़क पर रिवेंज टूरिज्म से लौट रही गाड़ियों का रेला लगा है। बर्फ की मोटी चादर की वजह से गाड़ियां ना आगे जा सकती हैं ना पीछे लौट सकती हैं। गाड़ियों के अंदर टूरिस्ट हैं जो फंस चुके हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी कुदरत के सितम से सहमे हुए हैं। तस्वीर मनाली और सोलंग नाले के बीच की है। अचानक बर्फ गिरी और सैकड़ों टूरिस्ट मझधार में फंस गए। कईयों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है, लेकिन अब भी कई फंसे हैं। आसमान से गिरती बर्फ के बीच बाबा केदार धाम के अद्भुत दर्शन कर लीजिए। केदारनाथ के पट बंद हैं। पूरी केदार घाटी वीरान है और इस वीरानेपन में कुदरत ने केदार घाटी को असीम सुंदरता सौंप दी है। बाबा केदार की तरह बद्री विशाल की धरती भी बर्फ से ढकी है। बद्रीनाथ में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। ठंड इतनी है कि चेहरा तक जम सकता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। स्कीइंग स्पॉट औली भी बर्फ से सफेद है। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूरी कश्मीर घाटी पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी की चपेट में है।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से घाटी में खाने पीने के सामान की दिक्कत होने लगी है। हाईवे पर करीब 5000 ट्रक फंसे हैं। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के कारण श्रीनगर में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि सड़कों से बर्फ हटा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर फिसलन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ जम गई है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बंगलुरु में कैसे भीषण आग से हाहाकार मचा।